दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। 6 बंधकों की मौत हुई है, आपको बता ही चुका हूं। 6 बंधकों की मौत हुई है तो भाई साहब पूरे दुनिया के अंदर हंगामा कटा हुआ है। सभी देशों की तरफ से इस बात पर चिंता जाहिर की जा रही है और मीडिया का दोगलापन तो आप जानते ही हैं। हमारे देश का मीडिया भी इन 6 बंधकों की मौत पर लिख रहा है कि हमास ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं, हमास ने डायरेक्ट सर में गोली मार दी है, हमास के आतंकियों ने ये कर दिया वो कर दिया। हमारा देश का मीडिया मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। दुनिया का मीडिया भी इसी तरह की बातें लिख रहा है। मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला था कि किसी भी आम नागरिक की मौत नहीं होनी चाहिए। बेगुनाह इंसान मरता है तो दुख होता है, चाहे वो किधर का भी हो। लेकिन ये जो मीडिया मगरमच्छ के आंसू इन 6 बंदूकों की मौत पर बहा रहा है, गाजा के अंदर रोजाना इजराइल सैकड़ों लोगों को मार रहा है, क्या वो इंसान नहीं है? फिलिस्तीन के लोग कीड़े मकोड़े हैं, जब दिल चाहे हमला करके मार दो, नॉर्मल सी बात है। और फिलिस्तीन के लोगों की मौत पर, बच्चों की मौत पर कोई भी मीडिया अपने आंसू नहीं बहाता है। फिलहाल पूरे इजराइल के अंदर लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने आगजनी भी की। सबकी यही मांग है कि जल्द से जल्द हमास के साथ किसी न किसी समझौते पर पहुंचें और अपने बंधकों को वापस लेकर आएं। यहाँ पर आपको एक बात यह भी ध्यान रखनी होगी कि नेतन्याहू के खिलाफ जो गुस्सा उबल रहा है लोगों का, वो इसलिए नहीं उबल रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू गाजा के ऊपर हमले कर रहा है, वहां के लोगों को मार रहा है। अरे ये सारे लोग, तकरीबन 85% इजराइल के लोग चाहते हैं कि गाजा के लोगों को मारा जाए, गाजा पर हमले किए जाए, फिलिस्तीन को कब्जा किया जाए। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन लोगों के अपने परिवार के लोग हमास के कब्जे में हैं, वरना कभी भी ये लोग नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरते। इन लोगों को सिर्फ अपनों के खोने का, अपनों के मरने का डर सता रहा है, इसीलिए नेतन्याहू के खिलाफ बगावत करते हुए ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। नेतन्याहू मुश्किल में इसलिए फंसता जा रहा है क्योंकि जो काम पिछले 11 महीनों की जंग में इसराइल के अंदर नहीं हुआ, पहली बार वो काम भी हो रहा है। आज इसराइल के अंदर व्यापार संघ ने हड़ताल कर दी है। पहली बार यह हड़ताल हुई है इसराइल के अंदर। और ये जो ट्रेड यूनियन है, ये इसराइल का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। इसके अंडर में तकरीबन अलग अलग कामों के 80,000 कर्मचारी आते हैं। तो व्यापार संघ ने इसराइल के हड़ताल कर दी है। साथ ही साथ जो तेल अवीव के अंदर बेन गुरियन हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे ने भी कहा है कि हम 2 घंटे के लिए हड़ताल करेंगे। ना तो कोई फ्लाइट यहाँ से जाएगी और ना ही कोई फ्लाइट यहाँ पर आएगी। और भी विभागों में अलग अलग तरह की हड़ताल इसराइल के अंदर देखने को मिल रही है। नेतन्याहू के ऊपर हड़ताल करके इस बात का प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इसराइल के साथ बंधक समझौते पर सिग्नेचर करें, उसके लिए राजी हो जाएं। हमास की मांगे आपको पता ही है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को छोड़ा जाए, इसराइल ने हमास के जिन सीनियर लीडर को अपनी जेलों में बंद कर रखा है उनको छोड़ा जाए, यही कुछ मांगे हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जहां एक तरफ तेल अवीव के अंदर या पूरे इसराइल के अंदर सीज फायर को लेकर, हमास के साथ डील करने को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, नेतन्याहू के ऊपर जोर डाला जा रहा है। भैया अभी कुछ देर पहले हमास के एक नेता की तरफ से एक बयान आया है। हमास के सीनियर लीडर खलील अल हया ने कहा कि नेतन्याहू की जिद की वजह से, नेतन्याहू सीज फायर में जो मांगे कर रहे हैं उसकी वजह से उनके बंधकों की मौत हुई है। इन्होंने दावा किया कि बातचीत के लिए नेतन्याहू का सख्त रुख गाजा में इजरायली बंधकों की मौत की वजह था। जो बाइडेन की तरफ से 2 जुलाई को जो प्रस्ताव लाया गया था, हमने उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। उस प्रस्ताव में जो शर्तें थी हमने उसको मान लिया था, लेकिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन के उस प्रस्ताव की शर्तों को नहीं माना जो सीज फायर के लिए आया था। नेतन्याहू ने उस प्रस्ताव में टाल मटोल की और अपनी कुछ नई शर्तें उसमें जोड़ दी, लेकिन हमने बाइडेन की ही शर्तों को मान लिया था। नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव में अपनी जो नई शर्तें जोड़ी थी उसको मानने में हमारी किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। और अब हम इस बात का ऐलान करते हैं कि 2 जुलाई को जो प्रस्ताव आया था, हम उसको अब किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम 2 जुलाई के प्रस्ताव पर समझौता ना करने का फैसला लेते हैं। हमास उस वक्त मान गया था, लेकिन अब हमास कह रहा है कि हम उस फैसले पर भी राजी नहीं होंगे, क्योंकि टाल मटोल सबसे ज्यादा नेतन्याहू कर रहा है। उधर इजरायली मीडिया लेबनान के बॉर्डर से खबर दे रहा है कि 2 मिनट के अंदर दक्षिणी लेबनान से उत्तरी बस्तियों और बैरकों की ओर 60 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। उसमें से 20 सफेद के पास मैरोन की ओर लॉन्च किए गए। तो हिजबुल्लाह के हमले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई कहते हैं कि अमेरिका इस क्षेत्र में नहीं रह सकता और उसके पास इस क्षेत्र को छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जॉर्डन के किंग ने कहा है कि अगर कोई भी मिसाइल इजराइल पर हमला करने के लिए
हमारे हवाई क्षेत्र को पार करती है तो हम उसे कुछ ही सेकंड में मार गिराएंगे। कोई भी मिसाइल से मतलब यही है कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर कुछ करता है तो कुछ ही सेकंड में जॉर्डन उसको मार देगा, क्योंकि जॉर्डन के इलाके से होकर ही इजराइल तक कोई भी हमला पहुंच सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग को अभी भी इस बात की चिंता है कि इजराइल के ऊपर ईरान हमला जरूर करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग कहता है कि हम अभी भी ईरानी हमले का इंतजार कर रहे हैं और हमें यकीन है कि ये आ रहा है, लेकिन कब और कैसे इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तो अमेरिका की तरफ से लगातार इस तरह के बयान आते रहते हैं कि ईरान अभी हमला कर रहा है, कुछ घंटे के बाद हमला कर रहा है और वो ज़रूर हमला करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ईरान को उकसाना चाहता है। अमेरिका इस तरह की बातें करके ईरान को थोड़ा ऊपर चढ़ाना चाहता है ताकि ईरान जल्द से जल्द हमला करे और फिर उसके बाद हम ईरान के ऊपर हमला करें। अमेरिका इस तरह की बातें करेगा तो ईरान को लगेगा कि देखिए अमेरिका भी हमसे डर रहा है और हमारे हमले का इंतज़ार कर रहा है। तो यही बातें ईरान के नेता भी कहते हैं कि ये यूरोप जो है वो हमें उकसाना चाहता है, लेकिन हम किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। उधर लाल सागर से यूके एमटीओ ने खबर दी है कि यमनी हौती ने एक जहाज़ पर 2 प्रोजेक्टाइल से हमला किया। यमन के अल सलीफ में 70 समुद्री मील उत्तर पश्चिम में हुई घटना में 2 अज्ञात जहाज़ों से टकराने की इंफॉर्मेशन मिली है। इजराइल का विदेश मंत्री कार्ड्स लिखता है, हमास आतंकी संगठन ने इजरायली समाज में डर पैदा करने और उसे तोड़ने का प्रयास करने के लिए 6 बंदूकों को बेरहमी से मार डाला। इजराइल इस जघन्य अपराध का पूरी ताकत से जवाब देगा। हमास जिम्मेदार है और पूरी कीमत चुकाएगा। इधर इजराइल और अमेरिका के नेता हमास को 6 बंदूकों की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं हमास का कहना है कि इन लोगों की मौत इजराइल के हवाई हमलों में हुई है, इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं बल्कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू है। 6 बंदूकों की मौत के बाद हर कोई अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, हर किसी को अपनी कुर्सी चाहिए है। जो बाइडन उधर चीख रहे हैं कि भाई ये होगा वो होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ऊ भी आ गए हैं लाइन में अपनी कुर्सी लेने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, यहूदियों का समर्थन पाने के लिए। इसने कहा कि देखिए जो बंदूकों की मौत हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि जो बाइडन और कमला हैरिस गरीब हैं, कमज़ोर हैं, इनसे कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए गाज़ा के अंदर 6 बंदूकों की मौत हुई है। ये 6 बंदक हर किसी की नज़र में आ गए, हर किसी को दिखने लगे, हर कोई रोने लगा। रोज़ाना फ़िलिस्तीन के बच्चे, महिलाएं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, लेकिन ये एक आम बात हो गई है। कीड़े मकोड़ों की तरह लोग उनको समझ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, इनकी ज़िंदगी ज़िंदगी है। हालांकि फिर कहूँगा, किसी भी बेगुनाह की मौत का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ और ना ही होनी चाहिए। जंग के मैदान में जब सिपाही आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे को मारें, कोई वो नहीं लगता है, लेकिन आम लोग जब इसमें मरते हैं बीच में दुख होता है। उधर खबर ईरान से आ रही है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी थे जिनकी मौत हो चुकी है। हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हुआ था जिसके बाद उनकी मौत हुई थी। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हुई कि हो सकता है कि इब्राहिम रईसी को किसी ने टारगेट करके मारा हो, उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया हो, लेज़र हथियार के ज़रिए उनको मारा गया। बहुत सारी खबरें आ रही थी। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट जब आई थी ईरान की तरफ से तो उसमें साफ तौर पे इस बात का खुलासा कर दिया गया था कि नेचुरल डेथ है, किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन ईरान की तरफ से की गई। अब की गई है या नहीं वो सिर्फ ईरान ही जानता है, लेकिन ईरान की तरफ से आज फाइनल रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद अब कोई जांच इब्राहिम रईसी की मौत की नहीं होगी। फाइनल रिपोर्ट में कहा गया है कि इब्राहिम रईसी की मौत एक नेचुरल घटना थी, मौसम ख़राब होने की वजह से और बहुत ज़्यादा थिक कोहरा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा घना कोहरा होने की वजह से इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराया और उसके बाद वो क्रैश हो गया। किसी भी तरह की बाहरी हमले की या तोड़फोड़ की कोई भी जांच में हमारे सामने बात नहीं आई है। फिलहाल ये मामला यहाँ से आज क्लोज हो गया। इब्राहिम रईसी की मौत सिर्फ और सिर्फ दुर्घटना की वजह से हुई थी। ईरान ने आज फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।